हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2025 के लिए आज की इस क्लास में हम लोग साइंस को कवर करेंगे। जो अभी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च हुआ है, इसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन तरीका से दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस बुक को अगर आप पूरी तरीका से लगाते हैं तो बिल्कुल आपका इंप्रूवमेंट आपका आएगा। हम लोग काफ़ी जल्दी टेस्ट सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि आपको खुद को जज करना है कि आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करना है, जहां से आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली पदार्थ कौन सी अवस्था में है, ये आपको ऊपर बताना है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था क्या है, ये आपको ऊपर पूछा है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। टोटल देखिए 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन होता है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस की अगर बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो पदार्थ है ये किस प्रकार की अवस्था वाली पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न से हमारा कहा जा रहा है कि किसी गैस को परम शून्य ताप आदि उच्च ताप पर गर्म करने तथा उच्च वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है ये आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। और देखिए मैं आपको बता दूं, इसका कंप्लीटली पीडीएफ आंसर आपको टिक करके रिवीजन के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जिसका भी जो भी अभी तक ऐड नहीं है, इन सभी का कलेक्शन आपको ए टू जेड आपका अलग आपको पेड बैच में दिया जा रहा है, जिसमें कि ओवरऑल आपका करंट अफेयर्स है, इसके अलावा आपका टेस्ट है, फुल टेस्ट है, सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्लस क्लास नोट्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट है, ए टू जेड चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करके वन टाइम आपको पेमेंट करके ज्वाइन करना है, जिसकी वैलिडिटी अभी से आपके एग्जाम तक है। इसी में आपका एनटीपीसी भी आपका चल रहा है, साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह जो भी चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं, सारा कुछ आपका इसी पर आपको चलाए जा रहे हैं। तो जो छात्र ऐड नहीं है, कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दोस्तों आपको बता दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से असंगत को यहाँ पर आपको चुनना है। तो आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है। असंगत की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए बर्फ का पानी में परिवर्तित होना ये आपका गलन कहलाता है, ये हमारा करेक्ट दिया गया है। ठोस का गैस में परिवर्तित होना ये आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठोस का गैस के रूप में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ पर आपको निक्षेपण दिया गया है, जो बिल्कुल हमारा असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। गैस का द्रव में परिवर्तित होना संग्रहण कहलाता है। पानी का बर्फ में परिवर्तित होना हिमन कहलाता है। ये सभी पॉइंट आपका करेक्ट दिया गया है। और देखिए पैड बैच के अंतर्गत क्या है कि जितना भी आपका न्यू अभी आपका एडिशन आपका लॉन्च हुआ है रेलवे के द्वारा, आपका ये सभी कुछ आपका रेलवे के लिए ये कंप्लीटली आपको वहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप इंप्रूवमेंट कर पाएँ। जितनी भी लेटेस्ट एडिशन है कंप्लीटली आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है आपका अमोनियम क्लोराइड है, नौसादर है, कपूर है, नेप्थलीन है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है। कोयला, कांच, रबड़, नमक। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय आपका ठोस है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नमक। नमक एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नमक सोडियम क्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। आकार व आयतन फ्रेंड्स आपका निश्चित होता है, ये आपका ठोस पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औसत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पूछा जा रहा है कि द्रव का पदार्थ का आकार और निश्चित होता है। तो देखिए जो द्रव पदार्थ होता है इसका आकार बिल्कुल आपका क्या होता है, निश्चित और निश्चित होता है, क्योंकि जिस प्रकार के जो है वस्तु में इसे रखा जाता है ये अपना शेप जो है चेंज कर लेता है। तो ये देखिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्रव पदार्थ असंपीडीय होता है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि द्रव पदार्थ में अवयवी कणों के माध्य
प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए द्रव पदार्थ के कणों के मध्य अगर प्रबल आकर्षण बल अगर पाया जाएगा तो फिर द्रव में बाहर जो बहाव की प्रवृत्ति होती है ये आपकी नहीं पाई जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न, यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है? आंसर करिए आप लोग, राइट आंसर इसका क्या है? तो देखिए यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वर्णलेखिकी के द्वारा अलग किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन ग्रुप डी का आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन एवं मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक्करण की किस विधि से पृथक किया जाता है? देखिए एसीटोन और जो है आपका मेथिल अल्कोहल का मिश्रण है इसे कैसे अलग किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाप आसवन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका प्रीवियस प्लस आपका न्यू एनसीईआरटी सहित आपको सिलेक्ट किया गया है, मतलब साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर भी आपका कवर होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है? यानी कहने का मतलब है इनमें से कौन सा आपका जो है आपका समांगी मिश्रण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल तथा अल्कोहल का मिश्रण, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन यहाँ से हमारा बी आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स पहला कहा जा रहा है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। देखिए ऊर्जा का एक प्रॉपर्टीज होता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार से परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। एक हुआ दो आपका दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में कौन सा जो है आपका करेक्ट दिया गया है? देखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में पूछा है कि किसने बताया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सोमरफील्ड के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन यहाँ से हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिट्रॉन है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा धनावेशित कण, जो आपका पॉजिट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न नेक्स्ट का जा रहा है कि ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाता है? ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका रिपीट किया गया है, साथ ही साथ याद रखेंगे प्रीवियस ईयर भी पूरा तरीका से यहाँ पर आपका कवर होते जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन है इसको आपको कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न है कि एक कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान कितना होता है? एस कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका शून्य होता है, पहला ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है जब तक उस जो है उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का कौन सा नियम है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नियम कहलाता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ से आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया था? अल्फा किरण के रूप में रदरफोर्ड के द्वारा किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हीलियम नाभिक का प्रयोग किया गया था। तभी जो है रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने बताया कि परमाणु विभाज्य, क्योंकि परमाणु के अंतर्गत न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु जो आपका फ्रेंड्स है परमाणु ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आपका विभाज्य, जबकि डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ऑप्शन यहाँ से अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं विराम द्रव्यमान शून्य होता है क्या कहलाता है? तो देखिए हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है
कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं विराम द्रव्यमान शून्य होता है कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कहलाता है फोटोन। ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जॉन डाल्टन को जाना जाता है। तो बी सही है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयतन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आयनन विभव जो है ये आपका घटता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो आयनन विभव का मान है ये आपका घटता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातु उपस्थित होता है? जितनी भी देखिए मेटल आपका है ये सभी आपके क्षारीय मृदा धातु है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातुएं उपस्थित होता है? तो दोस्तों याद रखना ये आपका एस ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो देखिए बात करेंगे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मोसले, मेंडलीव, डॉर्वेनाइल, न्यूलैंड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो ये आपका मोसले के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से देखिए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि समूह की बात करेंगे तो ये टोटल आपका जो है 7 आपका समूह था। वर्ग की बात करेंगे तो ये आपका टोटल 18 वर्ग था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह तत्व बताएं जिसकी परमाणु क्रमांक 12 है। 12 किसकी परमाणु क्रमांक है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका फ्रेंड्स आपका सोडियम का आपका 11 होता है। जबकि मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है मेंडलीव आवर्त सारणी के नियम अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित था ये आपको पर बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित था। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का अवयव होता है ये किससे संबंधित है? एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है ये पूछा जा रहा है कि किससे आपका संबंधित होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। समूह आपके 14 से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? आवर्त सारणी 2 के लिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एल कोष है, क्योंकि हमारा जो होता है के, एल, एम और आपका एन होता है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कक्षा में 8, फिर आपका एम में 18 और इसमें आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके रखे जाते हैं। तो प्रश्न है कि आवर्त कहा जा रहा है कि 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दूसरा कोष आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम बताएं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 3D इक्वल टू 4s ग्रेटर देन 3p, सॉरी फ्रेंड्स ये आपका लेस देन 3p, लेस देन आपका 3s, लेस देन आपका 2p, इक्वल टू आपका 2s और आपका जो है लेस देन आपका 1s होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक के तत्व अंतरिम संक्रमण तत्व कहलाते हैं? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक के तत्व अंतरिम संक्रमण तत्व कहलाते हैं? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनर कास्टिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसे लूनर कास्टिक कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ऑस्मियम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी धातु होता है और ये जो है जिसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा अधिकतम होगा वो अवश्य रूप से आपका भारी होगा। तो पूछा जा रहा है कि घनत्व सर्वाधिक किसका है? तो ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सेकेंड नंबर पर हमारा देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली
धातु सबसे पहले आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका दोस्तों आ जाएगा आपका सिलिकॉन, ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपका सिलिकॉन आ जाएगा। जबकि तत्व की अगर बात करेगा तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ध्यान में रखना है, अगर आपको तत्व पूछा जाता है तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर तथा इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण क्या है? निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण क्या है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ताप पर ठोस होता है, औघात वर्धनीय होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे भारी धातु इनमें से आपका क्या है? भारी धातु के अंतर्गत भी आपका राइट आंसर ऑस्मियम आपका आएगा। क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल काफी ज्यादा आवश्यक होता है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाई जाती है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक आपकी धातु पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी जो कंपाउंड है ये क्या है? तो ये देखिए आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे AgBr कहा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु जो है ये आपका कांसा था, बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कांसा में देखिए आपका कॉपर और आपका टीन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, सबसे हल्की आपका लिथियम और सबसे भारी आपका जो है ऑस्मियम है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? तो हमारा सही आंसर है ये आपका बेरियम। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि क्षार वह पदार्थ है जो OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका प्रोटॉन ग्रहण करता है। देखिए OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका प्रोटॉन को ग्रहण करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर बात करें हम लोग अम्ल का, तो अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जितने भी अम्ल होता है ये जल में घुल करके प्रदान करता है H+ आयन को। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान 7.4 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सिरका का मुख्य घटक क्या है? आंसर लगाइए। सिरका का मुख्य घटक है आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही तो क्षारीय होता है, वह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब इसे सफेद पट्टी पर रखा जाता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो लिटमस विलयन है ना तो अम्लीय है और ना ही तो आपका क्षारीय है, तो ये किस रंग का होगा? तो देखिए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रेंड्स आपका बैगनी कलर का होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय और ना तो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये आपका कैसा होगा? तो ये आपका दोस्तों बैगनी हो जाएगा। अगर आपका रेड हो जाता है तो ये आपके अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा। अगर रेड टू आपका ब्लू हो जा रहा है तो ये आपके जो है क्षार के गुण को प्रदर्शित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में H+ आयन को मुक्त करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके अमाशय रस है, जिसका फॉर्मूला HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मदों में से किसकी प्रकृति सामान्यतः क्षारीय है? आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए फ्रेंड क्षारीय प्रकृति के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए टूथपेस्ट आपका क्षारीय प्रकृति का है, अशुद्ध जल नहीं है। इसके अलावा बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का है, तो 1 और आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम औषधि है? ये ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है और पूरे रेलवे के एग्जाम में रिपीट किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस प्रकार के जो है औषधि का प्रयोग किया जाता है?
तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो ये आपके क्षारीय प्रकृति को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए पहला है कि क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। पूछा जा रहा है कि क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है और यहाँ पर आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया। पहला गलत जाएगा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। देखिए क्षार जो होता है ये कहा जा रहा है कि स्वाद में कड़वा होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका करेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अगर आप गौर करेंगे तो देखिए अगर आप इस बेसिस पर अगर छाटते हैं प्रबल स्टेटमेंट को लेकर के तो वैसे में दोस्तों आपका जो है ये वाला आपका गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट पाई जाती है, करेक्ट हो जाएगा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, करेक्ट हो जाएगा। क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे धातु जो जल में विलय होते हैं वे जल में घुलकर निर्माण करते हैं। वैसे धातु जो जल में विलय होते हैं और जल में घुल करके ये निर्माण करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षार का निर्माण करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट का जा रहे हैं कि विकृत जो है गंधिता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। विकृत गंधिता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीकरण का। यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है तो उसे किस प्रकार का जो है यानी किस उत्प्रेरक के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए अभिक्रिया की गति को तेज कर देने वाले उत्प्रेरक को कहा जाता है ये आपका प्रेरित उत्प्रेरक। तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए वाष्प भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है संघनन। संघनन भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन है, तो डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयले का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। बाकी नौसादर का ऊर्ध्वपातन, शक्कर पानी में विलय या लोहे का चुंबक का बनना ये सभी उत्क्रमणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले पदार्थ को कहा जाता है अपचायक। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है अपचयन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया में पूछा जा रहा है कि किसका उदाहरण है, बताइए। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका निकल रहा है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो +2 आवेश है ये दोनों आपका निकल रहा है, तो यहाँ पर आपका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जल में चीनी का घुलना ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत दूध का जो है आस्कंदन होना ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो देखिए बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति होती है। नाभिक दोस्तों आपका नाभिक जो होता है ये आपका धनावेशित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि भारी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर उसका अस्थायित्व क्या होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बढ़ने पर उसका जो नाभिक का अस्थायित्व है ये क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि परमाणु भट्टी अथवा परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन किया जाता है। परमाणु भट्टी अथवा परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन किया जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु संयंत्र में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ये सभी तो आपको डायरेक्टली याद ही होने चाहिए। मंदक के रूप में किया जाता है, इसके अलावा शीतलक के रूप में किया जाता है। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2 और 3 आपका तीनों करेक्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 पूछा है कि किसकी मात्रा में उपस्थित होता है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 कितनी मात्रा में उपस्थित होता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.7% पाया जाता है।
और परमाणु रिएक्टर में जो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है 235 का किया जाता है। देखिए जो भारत में यूरेनियम पाया जाता है ये आपका यूरेनियम 238 पाया जाता है। इसको प्यूरिफिकेशन के बाद यूरेनियम 235 के रूप में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में निर्मित भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले छोटे नाभिक के कुल द्रव्यमान की तुलना में। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निर्मित भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले छोटे नाभिकों के कुल द्रव्यमान की तुलना में कितना होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कम होता है, बी करेक्ट है। हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन कुछ अलग है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑप्शन बी को लगाइए, बी ऑप्शन यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएगा। जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय हेनरी बेकुलर को दिया जाता है। तो डी अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि गामा किरण की प्रकृति किस प्रकार की होती है? गामा किरण की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। गामा किरण की प्रकृति कैसा होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियम तत्व जिसकी वर्तमान में मात्रा 100 ग्राम है, कितने वर्ष बाद इसकी मात्रा 25 ग्राम हो जाएगी? ये देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3900 वर्ष के बाद ये आपके 25 ग्राम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जो आपके कंटेंट बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किया है जाते जाते लाइक करके जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।